वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के बारे में कुछ बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब ये जो आप क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हो ये महेश वर्णवाल की जो बुक है ज्योग्राफी की उसके यहाँ पर ये क्वेश्चंस लिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको मतलब मैं समझता हूँ कि जब समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन आप दोगे उसमें अपीयर होगे सो सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। सो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, डेली बेसिस पर इन वीडियोस को देखते जाना है, प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखने हैं। देखो जो पढ़ने का काम है ये अल्टीमेटली आपको खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक दिशा प्रोवाइड की जा सकती है, आपको ये बताया जा सकता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वीडियो में जब आप बने चलोगे मतलब पूरा वीडियो देखोगे तो आपको उसके अंदर बताया जाएगा कि ये पॉइंट आपको कवर अप करने हैं, ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हो, एवरीथिंग विल बी इन्फॉर्म्ड यू। सो करना आपको सिर्फ इतना सा है कि वीडियो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे हमारा वीडियो देखो चाहे आप किसी और का वीडियो देखो, बट कंप्लीट देखो। आप सिर्फ क्लिक करके छोड़ दोगे और आप सोचोगे कि आपकी तैयारी हो रही है तो आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो। जब आप एग्जामिनेशन दोगे तो आपके मतलब सारी चीज़ें, आपका जो भ्रम है ना उस भ्रम में मतलब आप नहीं रहोगे, फिर तो भ्रम टूट जाएगा। सो मेरा सजेशन है कि वीडियो जब स्टार्ट करो तो कंप्लीट देखो। अदरवाइज एक बार अगर आपको ना पसंद आए तो चैनल पर आओ ही मत, दोबारा देखो ही मत, ठीक है। अदरवाइज जब देख रहे हो तो कंप्लीट देखो। चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि सुनामी का मतलब होता है तट पर आती समुद्री लहरें। सुनामी जो ये शब्द है ये निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है? अब ये लैटिन है, चाइनीज़ भाषा है, अरबी है या फिर जापानी? तो सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि जापानी भाषा का ये शब्द है सुनामी, जिसका मतलब होता है तट पर आती समुद्री लहरें। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको दो और आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि महासागरीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में सुनामी सबसे शक्तिशाली होती है। बिल्कुल सही बात है। कन्वर्जेंस का जो एरिया होता है यहाँ पर ये महासागरीय प्लेटें कन्वर्ज करती हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सुनामी मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग सुनामी वहाँ पर आती है। दूसरा है कि प्रशांत महासागर सुनामी का सर्वाधिक प्रबल क्षेत्र है। ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। तो ना तो पहला स्टेटमेंट गलत है ना ही दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि ना तो एक ना ही दो। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि हिंदुस्तान में जब हम बात करें तो हमने जो सुनामी का कहर देखा था वो 26 दिसंबर का दिन था 2004 का, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 में हिंदुस्तान ने सुनामी के कहर को देखा था और उसके बाद सरकार ने काफ़ी कुछ प्रयास करे ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया जा सके और पहले से ही लोगों को सचेत किया जा सके और वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके, ताकि अब इतनी बड़ी संख्या में मतलब माल की हानि हो जाए कोई नहीं, बट लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। माल तो आप बाद में फिर से बना सकते हो, बिल्डिंग्स खड़ी हो सकती हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट एक बार जान किसी की चली गई उसको आप वापस उसकी बॉडी में नहीं डाल सकते। वो तो जो चला गया वो चला गया, तो लाइफ का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। अभी 26 दिसंबर 2004 में हिंदुस्तान ने सुनामी के प्रकोप को देखा था। कुछ एक बातें और यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर हम भारतीय प्लेट की बात करें तो भारतीय प्लेट के वर्मी प्लेट के नीचे प्रक्षेपण, मतलब वो जो वर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट जा रही है उसकी वजह से ये जो सुनामी अकर हुई थी 26 दिसंबर 2004 को, वो एक कॉज था। हिंद महासागर। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
सागर में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में भी इसका इम्पैक्ट हुआ था। और भारत में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो था वो नागपट्टनम तमिलनाडु का था। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड एरिया था हिंदुस्तान का वो नागपट्टनम तमिलनाडु का था। इसके अलावा 11 और देश भी इससे प्रभावित हुए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात करें तो इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जापान के फुकुशिमा दाइची संयंत्र में हाइड्रोजन विस्फोट के बाद दुनिया के इतिहास में पहले परमाणु आपातकाल की घोषणा की गई। ये जो घटना थी ये एग्जैक्टली कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 11 मार्च 2011 को। ठीक है, याद रखिएगा 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र में पूरे अगर हम कहें 100 सालों में, ठीक है, उसमें सबसे बड़ी ये सुनामी आई थी। और इसके आपने अगर वीडियोस नहीं देखे तो यूट्यूब पर डालिएगा और वहाँ पर जस्ट इतना सर्च करिएगा सुनामी और आगे जापान डाल दीजिएगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप सेहर जाओगे। अगर आप सोचोगे भी ना, अपने आप को इमेजिन करोगे उस सिचुएशन में, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ कि अगर आप एक बार देखोगे देन यू विल गेट टू नो कि यार, मतलब महसूस कर जाओगे आप उस पूरी सिचुएशन को। ऐसा हो ही नहीं सकता आप महसूस ना कर पाओ। सो बहरहाल इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट हैं और आपसे पूछा गया है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें कि रिंग ऑफ फायर ये भूकंप और ज्वालामुखियों से प्रभावित प्रशांत महासागर का एक क्षेत्र है। मुझे लगता है आप सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। दूसरा कि इस रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में कैलिफोर्निया, अलास्का शामिल है, लेकिन जापान और चिली शामिल नहीं है। ये स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की तो इसमें चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और जो मध्य महासागर के 6 हिस्से हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और वो सब जो है भूकंप क्षेत्र में शामिल होते हैं इसमें जो रिंग ऑफ फायर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो कंट्रीज़ में एक बार फिर से बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं रिंग ऑफ फायर की तब चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और मध्य महासागर का एरिया जो है वो इसके अंदर शामिल है। अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है जो कि गलत यहाँ पर स्टेटमेंट है। पहला है कि भारतीय प्लेट निर्विवाद रूप से यूरेशियन प्लेट की ओर जो है, मतलब यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है। मतलब ये अगर इंडियन प्लेट है तो ये ऐसे ऊपर मूव कर रही है और यूरेशियन प्लेट ये है तो इसको ये पुश कर रही है। एकदम सही बात है। इसी वजह से आप सुनते होंगे कई बार न्यूज़पेपर्स में कि हिमालय की हाइट जो बढ़ रही है। आपने बुक्स में भी ये पढ़ा होगा। रीज़न क्या है कि इंडियन प्लेट जो इधर से प्रेशर लगा रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हिमालय की जो चोटियाँ हैं उनकी हाइट जो ऊपर आ रही है, हिमालय ऊपर उठ रहा है। और नेक्स्ट हम बात करें कि भारत का प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र एक स्थिर क्षेत्र माना जाता है और वह कभी भी भूकंप की चपेट में नहीं आ सकता। भैया जैसे ही आप ये स्टेटमेंट देखते हो कि कभी भी भूकंप की क्षेत्र उसमें नहीं आ सकता, ठीक है, मतलब भूकंप की चपेट में नहीं आ सकता, कभी भी का तो मतलब ये तो फिर बात ही गलत हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1993 की अगर हम बात करें 1993 की, तो 1993 में लातूर में भूकंप आया था। ठीक है, और अब जो है ये भारत के कुछ हिस्सों को भूकंप क्षेत्र मतलब मुक्त क्षेत्र माना गया, लेकिन ये आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें पूछा गया है कि बड़े बांधों से आइसोस्टेटिक असंतुलन पैदा होता है जिससे उत्पन्न बल जो होता है वो भूकंप पैदा करता है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तभी तो बोला जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर बड़े जो डैम हैं उनको बनाने से बचना चाहिए। रीज़न बीइंग कि उसकी वजह से जो भूकंप है वो आ सकता है, वो संवेदनशील बना देता है उस पूरे एरिया को। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। मतलब सिर्फ जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको स्टेटमेंट 2 दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत ने तटीय क्षेत्रों में सुनामी की पूर्व सूचना के लिए एक्सपर्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS विकसित किया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है डार्ट एक अंतरिक्ष तकनीक है जिसके द्वारा सुनामी का पूर्वानुमान संभव हो गया है और संबंधित स्थानों पर जानकारी भेजी जा सकती है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर हम बात करें डार्ट के फुल फॉर्म की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है आपका डीप, डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ए की बात करें तो ए आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, असेसमेंट को। मतलब डी से अगर हम देखें तो डी से आपका डीप ओशियन, और ए से आपका असेसमेंट, और एंड रिपोर्टिंग, आर से क्या आ जाएगा आपका रिपोर्टिंग, और टी से क्या आ जाएगा आपका सुनामी। ठीक है, तो ये हमारा फुल फॉर्म क्या आएगा इसका कि डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, ये हमारा डार्ट का फुल फॉर्म है, इसको भी याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी वाला जो होगा वो सही होगा, मतलब 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भूकंप को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है। अब ये है आपका जानवरों के व्यवहार के परिवर्तन से, सिस्मोफोन और माइक्रोफोन से, या फिर कुएं के तापमान में परिवर्तन और लहरों का उठना। ये तीनों ही भैया रीज़न होते हैं, तो आंसर ऑप्शन डी आएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारतीय मानक ब्यूरो ने देश के 54% एरिया यानी कि 54% एरिया का जो वर्गीकरण किया है वो 6 भूकंपीय क्षेत्र में किया है, 5 भूकंपीय क्षेत्र में, 4, मतलब अलग अलग जोन में इसको बांटा गया है। तो कितने में किया गया है, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 4 भूकंपीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आएगा, और ये MM स्केल इनके आधार पर किया गया, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 99 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, पूछा गया है सही कौन सा है। पहला है कि MM स्केल भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा पर बेस्ड है। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है कि ये आपका मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल है, और भूकंप के कारण पृथ्वी की सतह पर प्रभाव पर ये बेस्ड है, ना कि जो निकलने वाली ऊर्जा है। तो ऊर्जा पर बेस्ड नहीं है, भूकंप की वजह से पृथ्वी की सतह पर जो प्रभाव पड़ता है उस पर ये बेस्ड है। सो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि रिएक्टर स्केल भूकंप के कारण पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले प्रभाव पर आधारित है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि जो रिएक्टर स्केल का यहाँ पर ऊपर डेफिनेशन दिया हुआ है और MM स्केल का नीचे, ठीक है। मतलब जब हम रिएक्टर स्केल की बात कर रहे हैं तो भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है उसके आधार पर इसकी तीव्रता जो है भूकंप की मापी जाती है रिएक्टर स्केल में। सो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी, मतलब ना तो पहला स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरा स्टेटमेंट। इसके बाद आज के सेशन के, तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और उनको देखिए, और हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर खुद से लगाने की भी कोशिश करिए। सो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।